इस कड़ी में हम जानेंगे कि हमने जो स्कीमा से संबंधित जो जानकारियां इकट्ठी की थी, स्कीमा में हमने समझा था कि ये क्या है, एक संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई है, किसकी? संज्ञान की। तो संज्ञानवाद में सबसे छोटी इकाई अगर किसी को कहा जाए तो वो क्या होगी? वो होगी स्कीमा। ये पूरा संज्ञान मैंने आपको बताया था, संज्ञान मीन्स कॉग्निटिव पावर्स, राइट? तो ये अगर कॉग्निटिव पावर्स हैं तो इसकी मूलभूत इकाई क्या होगी? इसकी मूलभूत इकाई हम कहेंगे स्कीमा, राइट? ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। ये इसकी क्या हो गई? मूलभूत इकाई हो गई। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके थे। और स्कीमा मतलब होता क्या है? ये सूचनाओं का पैकेट होता है और इन सूचनाओं के पैकेट को भंडार गृह में भंडारित करके रखा जाता है। ठीक है, भंडारा नहीं बोल रही हूं मैं, भंडारित करके रखा जाता है। दे आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे आर यूज्ड। और इन सारी भंडारित सूचनाओं का प्रयोग कब किया जाता है? जब उसकी आवश्यकता पड़े तब। यहाँ तक स्कीमा से संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि संज्ञानवादी की मूलभूत इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई जो है, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक भाषा की ध्वनि, वैसे ही यहाँ पर संज्ञान की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? संज्ञान की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है स्कीमा। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि स्कीमा से क्या मतलब है? तो स्कीमा से तात्पर्य है सूचनाओं का भंडारण, सूचनाओं के पैकेट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि ये जो सूचनाओं के पैकेट्स हैं ये कलेक्ट फॉर्म में रहते हैं, डाटा फॉर्म में रहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, कोबोल, फोर्टेन, इसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपने कलेक्टिव फॉर्म में एनकोड होके रहती हैं। और ये डिकोड कब होती है? इनका ये जो कूट लेख है ये कब डिकोड होता है? तो जब इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमने निधि की बात करी थी, संचित निधि। ठीक है, अब ये जो संचित निधि है इसी में से सभी के वेतन भत्ते जो हैं वो अदा किए जाते हैं। संचित निधि में से ही वेतन जो भी कार्यकारी सदस्य हैं, जो सरकार के सदस्य हैं, उनको वेतन संचित निधि में से दिया जाता है। बात सही है। अब इस संचित निधि में से जितना भी पैसा रखा हुआ है वो एक कलेक्ट फॉर्म में रखा हुआ है, एक संग्रहण के रूप में रखा हुआ है, और उस संग्रहण का प्रयोग कब किया जाएगा? जब आवश्यकता होगी तब। जब कोई पेमेंट करना होगा सरकार को, किसी कार्यकारी अध्यक्ष को वेतन देना होगा या किसी भी सरकारी व्यक्ति को वेतन देना है तो वो संचित निधि में पर भारित होता है। तो अब यहाँ पर ये संचित निधि में जो भी संग्रहण था उसमें से हमने कुछ पैसे निकाल के वेतन के रूप में दे दिए। तो ये क्या थी? संचित निधि। उसी तरह से संचित निधि के समानांतर ही हमको पढ़ना है स्कीमा। और स्कीमा क्या है? स्कीमा भी एक तरह के सूचनाओं के पैकेट्स हैं जो स्टोर कलेक्शन फॉर्मेट में रहते हैं और जब इनकी ज़रूरत होती है तब इनको उपयोग में लिया जाता है। और कब इनकी ज़रूरत होती है? तो हमने एक डायलॉग के फॉर्म से पढ़ा था, एक एडवर्टीजमेंट के फॉर्म से पढ़ा था, डेयरी मिल्क शॉट्स। अब डेयरी मिल्क शॉट्स में वो व्यक्ति क्या करता है? सामने वातावरण में उसके लिए कोई उद्दीपक उपस्थित है। ठीक है, अब ये उद्दीपक के प्रति वो व्यक्ति प्रतिक्रिया करेगा और जिसको हमने कहा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि मन में पहला लड्डू फूटा, और फिर वो थोड़ी देर बाद वापस बोलता है कि मन में दूसरा लड्डू फूटा। तो अब यहाँ पर ये जो लड्डू फूट रहे हैं वो क्या होंगे? यहाँ पर ये जो लड्डू फूट रहे हैं ये वातावरण से जो उद्दीपक लिए जा रहे हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया हो रही है। और ये प्रतिक्रिया कैसे हो रही है कि वातावरण से कोई सूचना आई, सूचना के पैकेट के रूप में स्कीमा में डिपॉजिट हुई, और फिर वापस वातावरण से कुछ टाइम बाद या उसी वक्त कोई दूसरा उद्दीपक हमारे सामने आता है तो यही जानकारी वापस उस उद्दीपक से संबंधित वापस प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार है। और ये कैसे तैयार है? क्योंकि ये जानकारी हमारे माइंड में ऑलरेडी थी। जैसे राउडी राठौड़ का जो क्लिपिंग है वो भी मैंने आपको बताया कि सोनाक्षी सिन्हा को देखा, देखने के बाद वो संज्ञानात्मक जानकारी मनुष्य के माइंड में उपस्थित हो गई।
संग्रहित हो गई स्कीमा के फॉर्म में, और संग्रहित होने के बाद अक्षय कुमार वापस एक तरह का सीन करता है जिसमें वो वापस रिवाइंड करना चाहता है अपने माइंड को, और जैसे ही वो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में जाता है तो वापस पूरा का पूरा सीन जो है वो रिवाइंड हो जाता है। उसने एक बार सोनाक्षी सिन्हा को देखा, जानकारी प्राप्त हुई, संग्रहण हुआ, अच्छा लगा, और फिर वापस से रिवाइंड करके सोनाक्षी सिन्हा पीछे चली जाती है और वो वापस आगे पैदल चल के आ रही है, तो उसे एक अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्कीमा। अब स्कीमा इतना ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया है कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और डू बिलीव मी, एग्जाम से पहले हम खुद भी बहुत सारे क्वेश्चनेयर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से भी आप अभ्यस्त हो जाएंगे इस चीज़ में कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन उससे पहले मेरा मानना है कि हमारी नींव जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। हमारी जो रूट्स हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाकर अगर हम किसी चीज़ों को समझते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई सा भी कथन आ जाए, सत्य असत्य कथन आ जाए, हम उसको सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। तो इस वजह से मैं ये थ्योरी क्लासेस ले रही हूँ, और इन थ्योरी क्लासेस से आपको व्यवहारिक ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है कि ये पढ़ाई जो है, ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, बस एक ही बात है कि समझ समझ के समझें। तो यहाँ पर साइकोलॉजी में इटसेल्फ उसकी स्पेलिंग में पी लिखा जाता है, पी से ही साइकोलॉजी की स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो पी इज साइलेंट ओवर हियर, and why it is written for the psychology spelling nobody knows। तो यहाँ पर इसको साइलेंट कर दिया जाता है, यानी कि हमने समझ लिया। उसी तरह से यहाँ पर साइकोलॉजी को आपको समझना होगा, और जैसे ही समझ गए तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्कीमा और संचित निधि तक हम पहुँच चुके थे। अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन आगे और बाकी है, इसका सर्वे और हम करेंगे, और उसमें पाएंगे कि ऐसे कितने सारे तथ्य और हैं जो स्कीमा से संबंधित हमें समझने हैं। But believe me, they are very interesting, and I'll add up some examples to it so that you can understand it to the comprehension level, right? तो यहाँ पर हमने देखा कि स्कीमा से हमने कंपेयर किया किसको, हमने स्कीमा से कंपेयर किया संचित निधि को। अब संचित निधि के बाद, इस स्कीमा को समझने के बाद हम स्कीमा के टाइप समझ रहे हैं। स्कीमा के टाइप्स में क्या आता है, जीन पियाजे के टाइप्स में क्या आता है, एडेप्टेशन आपको पढ़ना है। एडेप्टेशन, इसी को हम हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। एडेप्टेशन को क्या कहा जाता है, ये स्कीमा के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं, अनुकूलन। एडेप्टेशन को हमने कहा अनुकूलन। जैसे लेमार्क की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, लेमार्क की थ्योरी में बताया जाता है कि एक जो जिराफ है वो शुरुआत में उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन उसने वातावरण से सामंजस्य पैदा कर लिया और धीरे धीरे उसकी जो गर्दन है वो इतनी लंबी हो गई, और आने वाली पीढ़ियों की जो गर्दन थी जिराफ की वो भी इतनी ही लंबी थी। इस तरह से कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमें बताया जाता है जिसे लेमार्क का सिद्धांत कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, संज्ञानवादी विचारधारा में, स्कीमा में पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो वातावरण से अनुकूलन, वातावरण को एडॉप्ट करने की क्षमता जो होती है वो उसकी क्षमता कैसी होती है, वो क्षमता उसकी होती है जन्मजात, ये अर्जित नहीं की जाती। वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता व्यक्ति की कैसी होती है, जन्मजात होती है। यही क्वेश्चन बन गया एक, ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता मनुष्य अर्जित करता है या जन्मजात होती है। लेकिन अब हमने यहाँ पर सीख लिया कि अनुकूलन की जो क्षमता है वो मनुष्य में जन्मजात होती है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा, प्रसाद के लिए मिठाई लाई गई है, घर में रसगुल्ले लाए गए हैं, और वो छोटा बच्चा क्या करेगा, उन रसगुल्लों को देखेगा, वापस मन में लड्डू फूटा, वाटरिंग होने लग गई कि मैं इन रसगुल्लों में से एक दो रसगुल्ले खा लूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में पाव भर मिठाई सिर्फ टेस्ट के तौर पर ही खा ली जाती है। तो यहाँ पर उनकी माताजी द्वारा बताया जाता है कि भाई ये रसगुल्ले जो हैं ये प्रसाद के लिए लाए गए, पहले भगवान के भोग चढ़ेंगे, उसके बाद आप इन्हें सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब बच्चे ने ये बात समझ ली, लेकिन बच्चे का मन बहुत चंचल है और वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है इस मिठाई को खाने के लिए, क्योंकि रसगुल्ले हैं, वाटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पावलव के डॉग जैसे हो रही है वाटरिंग। तो अब इसको कैसे संभाला जाए? अब वो बच्चा क्या करेगा कि उस रसगुल्ले के आसपास वो देखेगा कि निर्जन स्थान है, कोई भी और दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा है, तो वो रसगुल्ले में से 2 रसगुल्ले कटोरे में से खा लेगा, और रसगुल्ले खाने के बाद
दूसरे रसगुल्लों को वापस सेट करना नहीं भूलेगा, ताकि ये पता ना चले कि उस बच्चे ने 2 पीस रसगुल्ले के इस पूरे जो कटोरा है, बोल है, उसमें से खा लिए। वो क्या करेगा, वापस उन रसगुल्लों को ऐसा सेट करेगा कि किसी को समझ में ना आए कि 2 रसगुल्ले इसमें से गायब हैं। तो अब ये एडेप्टेशन करने की क्षमता है कि नहीं? यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वातावरण के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने आप को सामंजस्य समायोजन कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, अपने आप को एडेप्टेशन मोड पे ले आता है, और ये उसकी प्रवृत्ति जो है ये जन्मजात प्रवृत्ति है। ठीक है, इनेट ट्रेट है, जन्मजात प्रवृत्ति है, जन्म से ही उसे प्रदत्त है ईश्वर द्वारा कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो वह ऐसे रसगुल्लों को सेट करके प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा कि उसने वो रसगुल्ले देखे भी नहीं है, बिकॉज इट वॉज टोल्ड टू हिम कि ये रसगुल्ले प्रसाद के लिए हैं, पहले भगवान के चढ़ाए जाएंगे फिर ये खा सकते हैं, अदरवाइज ये झूठे हो जाएंगे। तो इस वजह से उसने ऐसी कारीगरी करी कि किसी को समझ में ही नहीं आया। तो यहाँ पर अगर किसी को वातावरण में, अगर उसकी पिताजी को या माँ बाप को पता चल जाता कि उसने रसगुल्ले खाए हैं तो उसे डांट पिटेगी, उसे पता है, और उसे मारा भी जा सकता है, कुछ भी अनहोनी उसके साथ घटित हो सकती है। तो इस अनहोनी से बचने के लिए उसने क्या करा, सामंजस्य स्थापित कर लिया वातावरण से कि वातावरण में कई सारे जो तीर हैं, शब्द भेदी बाण हैं, वो मुझे लगने वाले हैं, चेतावनी रो चूंटियों वाला एपिसोड होने वाला है। तो उससे पहले ही उसने क्या कर लिया, उसने रसगुल्लों की सेटिंग ऐसे कर ली कि किसी को भी पता ना चले। ऐसी दूरदर्शिता सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग HB पेंसिल में ही दिखाई देती है, राइट। तो ये चीज हमने समझी कि स्कीमा के अंदर अनुकूलन वाला कारक भी आता है। अब इस एडेप्टेशन में जो कि जन्मजात होती है, देखिए मैं पैरेलल थ्योरी क्लासेस के पैरेलल आपको ये भी इंडिकेट कर रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब इनको आगे समझें कि जब ये प्रवृत्ति जन्मजात होती है, अनुकूलन की प्रवृत्ति जब जन्मजात हो रही है, तो इसमें और कौन कौन से कारक हैं जो हमें समझने हैं, जिसको हम कहते हैं दे आर सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। इनका उप विभाजन कितने भाग में किया गया है, तो दे आर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट हैं वो, ये आपको इंग्लिश में भी सीखना है और हिंदी में भी सीखना है। ठीक है, एडेप्टेशन के 2 पार्ट्स हैं। स्कीमा में हमने पढ़ा एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के अब 2 पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं? द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश शब्दों की टर्मिनोलॉजी को याद करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि वहां पर आत्मसातीकरण ही आपसे पूछा जाए। द हिंदी वर्जन ऑफ एसिमिलेशन इज आत्मसातीकरण, और एसिमिलेशन एक साइंस का वर्ड है। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है वो बुकिश परिभाषा हम नहीं पढ़ेंगे। सिंपली एसिमिलेशन का मीनिंग इस तरह से जाने कि एसिमिलेशन का मतलब होता है एड अप, यहां पर साइकोलॉजी में। ठीक है, एसिमिलेशन मतलब कुछ ऐड करना। पुराने अनुभवों में जब नए अनुभव ऐड कर लिए जाते हैं उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। ओके, बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड इन साइंस बट विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसका परिप्रेक्ष्य अलग होता है, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आत्मसातीकरण। इसका मतलब हुआ पुरानी चीजों में नई चीजें ऐड अप कर लेना। गॉट इट? पुरानी चीजों में, पुराने अनुभवों में नए अनुभव ऐड अप कर लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। देखिए, हम चाहें तो एक ही वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें जल्दबाजी में हमने जो भी चीजें सीखी वो अगर हमें समझ में ही नहीं आई है, तो अभी तक भी हम पढ़ाई ही कर रहे थे, झक तो नहीं मार रहे थे, किताबें ही पढ़ रहे थे, टेस्ट ही दे रहे थे, लेकिन फिर भी टेस्ट में क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। तो जल्दी भागने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम आराम से चीज़ों को समझते हैं कि जितना भी क्वेश्चन आप फिर फ्यूचर में करने वाले हैं अपने टेस्ट में और एग्जाम में, वो आपके गलत ना हो। तो मेरे साथ बने रहिए इन वीडियोस में और समझते रहिए विद ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन में मैंने आपको बताया टू एड अप। अब आपको एग्जाम में हो सकता है
प्रेशर में आप ये चीज़ भूल जाए कि एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण की डेफिनेशन क्या थी, पुराने अनुभवों को नए अनुभव और जोड़ना, ये एसिमिलेशन था, जिसके लिए हमने प्लस साइन भी लगाया है, जिसके लिए हमने एडअप किया है। प्लस इसके साथ हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे राजस्थान का एकीकरण होने से पहले राज प्रमुख के पद थे, ठीक है, राज्य प्रमुख या राज प्रमुख कह सकते हैं आप इसको मैं डिलीट कर देती हूं, प्रॉपरली ही लिखती हूं, राज प्रमुख, ठीक है, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख, ठीक है। वीपी मेनन साहब थे जो ये फटाफट से जो पद है डिजाइन कर लेते थे। जब भी रियासतों का एकीकरण हो रहा था और कुछ लोचा होता तो वीपी मेनन क्या करते, नए नए पद जो है वो सृजित कर देते, राज प्रमुख बना दिया, महाराज प्रमुख बना दिया, उपराज प्रमुख बना दिया, कनिष्ठ राज प्रमुख बना दिया। इस तरह के सीक्वेंसेस आपको राजस्थान के एकीकरण में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पे ही केंद्रित रहूंगी और आपको बताऊंगी कि राज प्रमुख का जो पद था वो राजस्थान के एकीकरण के पश्चात किस में परिवर्तित हो गया, राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल में परिवर्तित हो गया। कौन सा पद, राज प्रमुख का पद, गॉट इट। राज प्रमुख का पद ही क्या कहा जाने लगा, राज्यपाल कहा जाने लगा। तो पुराने अनुभवों में नए अनुभव एडअप कर लेना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। देखिए आगमनात्मक सिद्धांत का आज भी बहुत महत्व है, चाहे बच्चे पढ़ें चाहे बड़े पढ़ें। हम दो दो टाबर के माँ बाप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको जो समझ में आएगा ना वो किताबी लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा। यू विल लर्न इट फॉर अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड थ्रू एग्जाम्पल्स। तो राज प्रमुख का पद अब क्या कहला रहा है, अब राज्यपाल कहलाता है। पहले राज्य प्रमुख पद वही है, बस नाम बदल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पद सेम है और नाम बदल गया, तो उसको हमने कहा क्या, एसिमिलेशन। पुराने अनुभवों में नए अनुभव एडअप कर लेना। जैसे कि पहले योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना बनाती थी, अब उसका कार्य सब कुछ सेम है, सारी बातें उसके जो विशेषताएं हैं वो सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ नाम परिवर्तित कर दिया गया है और अब उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। अदरवाइज उसके कार्य का संचालन की जो नीति है, जो प्रकृति है, वो एज इट इज है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज एसिमिलेशन, दैट इज टू एड अप। वी ऑलरेडी नो कि इस संस्था की जो कार्य प्रणाली है वो वही की वही है, वो पद वही का वही है, सिर्फ नाम बदल चुका है। तो हमने अपने पुराने अनुभवों में नई चीज एडअप करी कि नहीं करी, बिल्कुल करी, एंड दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी का एक छोटा भैया राजा भी है, और वो छोटे भैया राजा कौन है, एसिमिलेशन के बाद हमको सीखना है सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, द सेकेंड पॉइंट ऑफ एसिमिलेशन इज अकोमोडेशन। ये इसके बड़ भैया हैं और ये इसके छोटे भैया हैं, अकोमोडेशन, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एसिमिलेशन, जानकारी को एडप्ट कर लेना, अब ये है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को हिंदी में कहा जाता है क्या, समंजन, ठीक है। टिंकू जिया वाला गाना सुना होगा आपने, टिंकू जिया वाले गाने में क्या बोलती है वो आगे, कि इश्क का मंजन करे है पिया। तो यहाँ पर ये मंजन से आपको याद रखना है, दंत मंजन से याद रखना है समंजन। मंजन तो आपका लाल डाबर वाला मंजन आता ही है, और उसके साथ आपको स और जोड़ देना है, समंजन। और समंजन को इंग्लिश में कहा जाता है अकोमोडेशन, ठीक, राइट। अब व्हाट इज दैट अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब ये समझें कि पुराने अनुभवों को त्याग कर नए अनुभवों को अडॉप्ट कर लेना। पुराने अनुभवों को तो क्रॉस कर दिया और उसकी जगह नए अनुभव के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अनुकूलन कर लेना। इसमें क्या था, पुराने अनुभवों में नए अनुभव एडअप कर लिए, जबकि अकोमोडेशन समंजन में क्या था, पुराने अनुभवों को परिमार्जित करके, पुराने अनुभवों को परिमार्जित करके, उसे परिवर्तित करके नए अनुभवों को आत्मसात कर लेना,
नए अनुभवों की प्राप्ति कर लेना, उसे हमने कहा अकोमोडेशन, एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टर्म दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अनुकूलन में ही हमें ये 2 पॉइंट जो है ये और समझने थे कि आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है और समंजन का मतलब क्या होता है। अब आप वेट कर रहे हैं, मुझे पता है आप वेट कर रहे हैं कि अकोमोडेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो लीजिए अकोमोडेशन का एग्जाम्पल भी हमारे पास है। क्या है इसका एग्जाम्पल? अकोमोडेशन का एग्जाम्पल है कॉलेज और स्कूल की लाइफ, कॉलेज और स्कूल की लाइफ। अब यहाँ पर स्कूल लाइफ में इंटरवल हुआ करती थी, स्कूल लाइफ में पीटी पीरियड होता था, स्कूल लाइफ में पढ़ाई होती थी और स्कूल लाइफ में असेंबली होती थी, प्रार्थना सभा, ठीक है, हे शारदे माँ। तो अब यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर हो रहा है और उसके साथ पढ़ाई हो रही है। बात सही है कि नहीं? दिस वॉज द एटमोस्फियर, द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, राइट। एक बात हुई। अब इस एक बात को आगे जाकर फिर हम गए कॉलेज में, और कॉलेज में जाकर हमने देखा कि असेंबली नहीं होती है, इंटरवल नहीं होती है, छुट्टी के लिए घंटी नहीं बजती है, टीचर की डांट नहीं, टीचर का वेरी गुड और फेयर कॉपीज में नहीं। तो फिर यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर भी कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई किस तरह की हो रही है? थोड़ी सी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की है। वी आर अटेंडिंग द लेक्चर्स ऑफ द प्रोफेसर्स। बड़े बड़े लोग आते हैं, लेक्चरर साहब आते हैं, 1 घंटे की क्लास लेते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। अब इसके अलावा की जो भी बातें हैं उसका अनुकूलन, एडेप्टेशन किसे करना है, सामंजस्य किसे बैठाना है? उस व्यक्ति को जो स्कूल से कॉलेज में आया है। अब उसने देखा और मान लिया, ये जान लिया क्या कि स्कूल जैसा वातावरण अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। जब हम स्कूल में होते हैं कॉलेज जाने की वेट करते हैं, और जब कॉलेज में आ जाते हैं तो स्कूल के दिनों को याद करते हैं, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो यहाँ पर हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात जो है वो सही सिद्ध होती है, रोड नॉट टू बी टेकन। हमेशा हम अपने फ्लैशबैक में जाकर कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता, काश वैसा मैं नहीं करती, काश ये डिसीजन मैं ना लेती। तो यहाँ पर कभी भी लाइफ में एक्सचेंज ऑफर्स दिवाली जैसे नहीं होते हैं। यू हैव टू डू द एडेप्टेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, और इसी को हमने कहा अकोमोडेशन, समंजन। यानी कि पुराने जितने भी अनुभव थे उसमें परिवर्तन करके, उससे परिमार्जित करके नए अनुभव प्राप्त करना, इसको कहा जाता है अकोमोडेशन, इसी को कहा जाता है समंजन। स्कूल और कॉलेज का एग्जाम्पल आपको याद रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एडेप्टेशन के 2 पॉइंट्स हम कवर अप कर चुके हैं। तो बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट पॉइंट? एनी गेसेस? आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रोवाइड करें और बताएं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट और क्या है जो हमें सीखना है। हमने अनुकूलन के अंतर्गत 2 चीजें, 2 टर्म्स सीखे, दैट इज एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? प्रोवाइड मी योर गेस, राइट। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि ये नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीखने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या कहा जाता है? साम्य धारण। इक्विलिब्रियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? साम्य धारण। तो अब ये साम्य धारण आपको याद रहे ना रहे, इक्विलिब्रियम आपको जरूर याद रहेगा। एंड व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। साम्य धारण इज टू मेंटेन द संतुलन। संतुलन या बैलेंस को बनाना ही इक्विलिब्रियम कहलाता है, और ये भी एडेप्टेशन का ही तत्व है, ये भी अनुकूलन का ही भाग है। अनुकूलन में हमने पढ़ा क्या? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एंड द थर्ड पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। दिस इज थर्ड पॉइंट, राइट। अब इस इक्विलिब्रियम में आपको क्या जानना है, साम्य धारण में क्या जानना है? तो एक ही वर्ड से इसको सीखे, एंड दैट इज संतुलन। इक्विलिब्रियम क्या करता है? संतुलन। अब हमने कितनी भी चीजें एडेप्टेशन में कर रखी हैं, लेकिन कई घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घटित होती हैं जिसके लिए हम अनुकूलन की स्थिति में नहीं होते, जिस दुर्घटना के लिए हम तैयार नहीं होते, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं? उसमें संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं।
और ये संतुलन किसके बीच में होता है? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इन दोनों तत्वों में बैलेंस बिठाया जाता है एंड दैट बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, राइट। यहां पर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में जब संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे आपने साइंस की टर्मिनोलॉजी में, अगर आपके 11th-12th में साइंस रही है तो आपने पढ़ा होगा, एक सिद्धांत आता है आइसोस्टेसी का सिद्धांत। और आइसोस्टेसी का सिद्धांत हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि इस पूरी पृथ्वी पर हमेशा एक सृष्टि द्वारा, ईश्वर द्वारा एक संतुलन स्थापित किया जाता है। और वो संतुलन कैसा है? वो असिमिलेशन और अकोमोडेशन जैसे ही आप मान सकते हैं कि जैसे कहीं पर पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यानी कि फ्लैट सरफेस है, उस पर इस तरह से कुछ इरप्शंस हो रहे हैं, कुछ प्रोट्रूजन्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बल्जिंग हो रहा है। मतलब फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर बल्जिंग, मतलब ऊपर पर्वत निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्वत निकल रहा है पृथ्वी पर, पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो उसी दौरान कहीं ना कहीं पृथ्वी पर खड्डे भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर फॉल्ट्स एंड डिप्रेशंस भी आ रहे हैं, महाखड्ड का निर्माण भी हो रहा है। सो व्हाट इज दैट? द बैलेंस इज मेंटेन्ड ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड बैलेंस। और इसी को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं आइसोस्टेसी का सिद्धांत, मीन्स बैलेंसिंग द मदर नेचर। whenever there is a bulging part on the earth, simultaneously somewhere on the earth it will be a depression, there will be a fault। और ये दोनों जब क्रियाएं एक साथ समानांतर होती हैं तो क्या स्थापित हो जाता है? संतुलन। अब जैसे हमने देखा कि हम अगर बीमार पड़ गए, ठीक है, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार पड़ने के बाद हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस। लेकिन जानवरों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाएं और एकदम से दिखाएं कि अरे मेरा तो सन एक्सपोजर में सन टैन हो गया, बहुत ज़्यादा इरप्शंस हो रहे, रैशेस हो रहे, तो आई हैव टू गो टू सी अ डॉक्टर। तो इस तरह से जानवर ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो आपको पता है ईश्वर द्वारा उन्हें यह क्षमता, खुद ही सामर्थ्य प्रदान किया गया है कि वो अपनी बीमारियों को ठीक कर ले। कैसे ठीक कर ले? वो अपने सलाइवा का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी गाय के कोई घाव हो गया है तो उसकी जो माता जी हैं, जो गाय की माँ है, वो क्या करेगी? उस घाव को चाटना शुरू कर देगी, लिकिंग स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही ये लिकिंग स्टार्ट करेगी वो घाव भर जाएगा। कोई बैंडेड नहीं लगाई, कोई सोफ्रामाइसिन का प्रयोग नहीं किया, फिर भी वो घाव जो है वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द सलाइवा हैज़ द मेडिसिनल पावर्स। सलाइवा के अंदर कुछ मेडिसिनल पावर्स होते हैं। चिकित्सकीय पद्धति में इसे बहुत अच्छी दवाई माना जाता है। जिनकी आंखों से उनको कम दिखाई देता है, ब्लू स्क्रीन का प्रयोग करते करते आप थक चुके हैं, आपके चश्मा लग चुका है, और बाबा रामदेव जी के भी आप कितनी बार धोख लगा के आ चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। सिर्फ यूट्यूब पे आप ये देखते हैं कि पूरी तरह से चश्मा हट गया, इतने नंबर का था, इतना मोटा चश्मा था, बट वो हट चुका है, अब मेरे आंखों से दिखाई देता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का असर आपको नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है? जब आप सुबह उठे, ब्रश करने से पहले आपके मुंह का सलाइवा जो कि पूरी रात भर कलेक्ट हुआ है आपके मुंह में, उसको लगाएं। कहाँ पर? आंखों में। कैसे? जैसे हम काजल लगाया करते हैं, काजलियो गीत है ना एक राजस्थानी में, तो जैसे हम काजल लगाया करते हैं वैसे ही वो सलाइवा लेकर काजल की तरह अपने आंखों में लगाएं। इस तरह से आप कितनी भी ब्लू स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर्स एंड फोन्स एंड आईपॉड्स एंड व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा, आपकी ये आंखों की टायर्डनेस, एग्जॉशन की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, उससे आपको निजात मिल जाएगी। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द एडेप्टेशन, दैट इज द प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स एंड काइंड्स ऑफ ट्रिक्स गिवन बाय नेचर। ये प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक अनमोल उपहार है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्रकृति में बैलेंस हो जाता है। कहीं पर माउंटेन्स हैं तो कहीं पर गड्ढे हो रहे हैं, हो गया बैलेंस। तो उसी तरह से ये इक्विलिब्रियम भी काम करता है।
एडेप्टेशन के सिद्धांत में इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है, तो आप लिख लीजिए इसको लैंग्वेज में कि जब भी अपूर्वाग्रहित समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, कोई ऐसी घटना आ जाती है जिसका आभास हमने पहले कभी नहीं किया, तो मस्तिष्क में संज्ञानवादी विचारधारा के अनुसार एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण और समंजन में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है। आत्मसातीकरण एडिंग अप, एसिमिलेशन एडिंग अप और अकोमोडेशन यानी कि समंजन, परिवर्तन करना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने नोबिता के जैसे अपना स्कूल का पेपर जो है वो किसी बच्चे ने छुपा लिया। अब आपका फ़ोन जो है, आप 10th क्लास में हैं, आपका मोबाइल फ़ोन बाहर रखा है, आप वॉशरूम में हैं या नहाने गए हैं और पीछे से किसी टीचर का फ़ोन आता है और आपकी मम्मी वहीं किचन में काम कर रही हैं। अब जैसे ही घंटी बजी तो अंदर जो बाथरूम में जो लड़का या लड़की जो है वो बाथरूम में है, बाहर नहीं आ सकते, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको कोई शिकायत होने वाली है, मैडम शिकायत करने वाली हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने पूर्व ज्ञान को एडप्ट कर लेंगे, पूर्व अनुभव को एडप्ट कर लेंगे कि अरे पहले ऐसा हुआ था कि मम्मी से बहुत मार पिटी थी, तो अब क्या किया जाए। अब वो छुपके से बाथरूम से बाहर आएंगे और फ़ोन को साइलेंट कर लेंगे ताकि माता जी को सुनाई ना दे अगर कोई घंटी बजे तो भी। तो व्हाट इज दैट, एसिमिलेशन। ठीक है, ऐसी घटना पहले नहीं होती, लेकिन आपने अभी निर्णय लिया कि अरे इसमें संतुलन स्थापित करना पड़ेगा, तो आपने फ़ोन साइलेंट कर दिया। या फिर अकोमोडेशन, परिस्थितियों में ही पुराने अनुभव को छोड़कर नए अनुभव में परिवर्तित कर दिया, यानी कि वो फ़ोन जो आपने बाहर छोड़ा था वो आप फ़ोन लेकर बाथरूम में चले गए। तो अब माताजी ने पूछा कि भाई फ़ोन बाथरूम में लेकर क्यों गए, तो आपने अच्छा सा जवाब दिया कि पानी की बाल्टी जो है वो भर रही थी, बाल्टी खाली थी, भर रही थी, तब तक मैं बोर हो रहा था, इस वजह से मैंने अपना जो है पबजी खेलने के लिए ये मोबाइल फ़ोन में बाथरूम में ले गया था। तो इस तरह से माताजी को भी प्रसन्न कर दिया आपने, आपके टीचर का कॉल से भी आप बच गए और सारी स्थितियाँ जो है उसमें एडेप्टेशन वाला जो फैक्टर है वो बरकरार हो गया। So what is that? That is the balancing of assimilation and accommodation. मतलब इन दोनों का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके किसकी कोशिश की जाती है, साम्य धारण, संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो फ़ोन कॉल मम्मी रिसीव कर लेंगी तो पूरी तरह से निश्चित है आज आपके सितारे जो हैं वो बुलंदी पर नहीं है और बहुत अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। तो इस तरह से आपने फटाफट से जुगाड़ लगाकर क्या कर लिया, वातावरण के साथ में संतुलन स्थापित कर लिया। तो ये था स्कीमा, ये था संज्ञानवादी विचारधारा, ये था जीन पियाजे के बताए हुए तत्व, जो कि आपको बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको फटाफट याद हो जाएं, अचेतन मन में संग्रहित हो जाएं और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे। तो इस तरह से हमारे जो वीडियोस हैं ये आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि हमें इसमें और क्या जानना है। लेकिन यहाँ तक आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखिए एग्ज़ाम में हमको आंसर राइटिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ 4 ऑप्शन में से रीड के एग्ज़ाम में एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आप बहुत आसानी से इसका चुनाव कर लेंगे क्योंकि आप समझ चुके। जहाँ पर भाषा की आवश्यकता होगी, जहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा कि ऐसा कथन आ सकता है जिसमें कुछ टिपिकल लैंग्वेज आ सकती है, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, तो वो मैं आपकी चेतना में, आपके संज्ञान में ये जानकारी पहले ही समावेशित करके भेजूंगी। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्कीमा हमने जान लिया, हमने संज्ञानवादी विचारधारा से संबंधित बहुत सारे तथ्य एकत्रित कर लिए। अब हम इसी को आगे चर्चा करते हुए देखते हैं कि इसमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए हैं। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया पहला, कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं। तो ही हैज़ डिनोटेड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं वो आपको कैसे याद रखनी है, तो इन वर्षों के साथ याद रखनी है कि जो बालक का विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है, जो क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, उसमें कौन सी स्टेज कौन से वर्ष तक रहती है। तो हमने देखा कि संवेदीय पेशीय अवस्था सबसे फर्स्ट नंबर पर है, जो कि जन्म लेने के बाद 2 वर्ष तक रहती है, संवेदी पेशीय अवस्था।
घबराएं ना, इससे रिलेटेड हमारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो ये टॉपिक में हम वापस एक एक पॉइंट लेंगे और उसको विस्तार से वर्णन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं जो जीन पियाजे ने बताई हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अवस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष तक पाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। मैं फिर से कह रही हूँ कि इन हिंदी शब्दों के साथ इंग्लिश वाले शब्द भी कोशिश करें। I am not asking you to speak in English and be fluent and have some English vocab. ये सब आपसे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी पहचान आपको होनी चाहिए कि अगर हिंदी में कोई टर्मिनोलॉजी में वो संवेदी पेशी कहा जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, राइट। बाकी इसका वर्णन हम अभी आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये सबसे पहले बताई 0 से 2 वर्ष तक। फिर हमने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। फिर हम देख रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ तक है, 7 से 11 वर्ष तक है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रिया 11 से 12 वर्ष के बीच में पाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं आपको वर्ष के साथ याद होनी चाहिए। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 12 वर्ष के पश्चात संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये 4 अवस्थाएं जब आपको याद हैं इनके वर्ष के साथ, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में एक एक पॉइंट का ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए हवन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं हमारी सबसे पहला पॉइंट जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में सबसे पहली अवस्था बताई है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, राइट। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, संवेदीय पेशीय अवस्था, ठीक है, किसी बीमारी का नाम लग रहा है, संवेदी पेशी अवस्था, ये पहली अवस्था है विच इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज में व्हाट। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा कि इसे, ये अवस्था सेंसरी मोटर क्यों कहलाई। सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहलाई क्योंकि बालक या शिशु 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जो ये अवस्था मानी जाती है, इसमें भौतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भौतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये लाइन आप लिख सकते हैं कि भौतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिशु शारीरिक क्रिया का सहारा लेता है। शिशु शारीरिक क्रिया, शारीरिक संवेदनाओं का सहारा लेता है। शारीरिक क्रिया का जब सहारा लिया जाता है तो इसीलिए इसे, इस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त शिशु बहुत छोटा है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था की हम बात कर रहे हैं, और 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या हो रहा है कि बाहरी वातावरण को हम भौतिक वातावरण भी कह सकते हैं। तो इस भौतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिशु क्या करेगा, शारीरिक क्रिया, उद्दीपकों के प्रति शारीरिक अनुक्रिया करने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेता है। किसका? सेंसरी मोटर स्टेज का। किसका? संवेदी पेशीय, यानी कि अपने इंद्रियों का। इंद्रियों का जब वो सहारा ले रहा है, संवेदनाओं के माध्यम से वो भौतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है, तो इसीलिए इसे, इस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेंसेस का प्रयोग हो रहा है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। भौतिक वातावरण में जो भी उसके संपर्क में आता है तो उसमें वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करके महसूस करता है कि सामने कुछ उद्दीपक है और उसके प्रति उसे अनुक्रिया करनी है। जैसे शिशु को स्पर्श करने पर, सेकंड पॉइंट लिखे, शिशु को स्पर्श करने पर वो आंखें बंद कर लेता है। शिशु को स्पर्श करने पर आंखों का बंद कर लेना, तो ये क्या है? स्पर्श हमने किया, वो क्या है? भौतिक वातावरण में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, गतिविधि हुई है। स्पर्श करना भौतिक वातावरण, यानी कि उद्दीपक दिया किसको? शिशु को। और जैसे ही उद्दीपक दिया तो उसने ये भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद वापस वो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है।
अनुक्रिया कर रहा है। और ये अनुक्रिया कैसे कर रहा है? शारीरिक क्रिया द्वारा कर रहा है। बोल के तो करेगा नहीं कि डोंट टच मी, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ पर वो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे की, शिशु की बात कर रहे हैं हम, इन्फेंट की। तो अब यहाँ पर इस शिशु की जो बात कर रहे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुलस के प्रति, उद्दीपक के प्रति। उसकी अनुक्रिया किसके माध्यम से होगी? शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से होगी। वो शारीरिक क्रिया का सहारा लेता है, किसके लिए? भौतिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना और भौतिक वातावरण के उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने के लिए वो शारीरिक क्रिया का सहारा लेता है। इसीलिए इस स्टेज को हमने कहा सेंसरी मोटर स्टेज। अगर संवेदना नहीं होगी तो वो अनुक्रिया करेगा ही नहीं। उसे संवेदना होती है, उसे स्पर्श महसूस हुआ, तभी तो वो वापस रिस्पॉन्ड कर रहा है कि आंखें बंद कर रहा है। जैसे ही उसको टच किया तो वो आंखें बंद कर रहा है। तो संवेदना महसूस हुई तभी तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। संवेदना ही महसूस नहीं होगी तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? जैसे हमने साइंस में देखा, एक प्लांट होता है मिमोसा पुडिका, जिसको हम कहते हैं छुई मुई का पौधा। अब उसको आप टच करोगे तभी वो पत्तियां जो है वो क्लोज हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। टच ही नहीं करोगे तो उसको कोई ओवर स्मार्टिंग थोड़ी हो रही है, कोई एक्चुअली भड़ास थोड़ी निकालना है उसको कि अरे मेरे को टच नहीं करा फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस एंड आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड। ऐसा नहीं, जब आप उसको टच करेंगे तभी वो सिकुड़ जाएगी। यहाँ पर कुत्ते को आप पत्थर से मारेंगे तभी वो आप पर भौंकेगा, बाकी बिना बात उसको भी कहाँ टाइम है, बहुत बिजी है वो आजकल। तो यहाँ पर इस तरह की अनुक्रिया, शारीरिक क्रिया जब बच्चे द्वारा की जाती है, किसके प्रति? भौतिक वातावरण का ज्ञान और उसके प्रति अनुक्रिया देने के लिए जब शारीरिक क्रिया की जाती है बच्चे द्वारा, तो उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। वर्ष तो आपको याद हो ही गया, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। जो भी ये शारीरिक क्रिया द्वारा उद्दीपकों के प्रति जो अनुक्रिया दी जाती है उसे हम कहते हैं इनेट स्कीमा। इनेट स्कीमा हम पढ़ चुके हैं, इनेट यानी कि जन्मजात। तो ये स्कीमा जन्मजात होता है। ये सूचनाओं का पैकेट जो है वो जन्मजात मनुष्य के, शिशु के मस्तिष्क में होता है। सूचनाओं के पैकेट है स्कीमा। अब ये सूचनाओं के पैकेट ऑटोमेटिकली, जैसे हमने देखा था ना मूल प्रवृत्ति में, क्या देखा था हमने? इंस्टिंक्ट्स। साइबेरियन क्रेन को कोई नहीं बता रहा है कि जाओ भरतपुर में जाओ, इधर विंटर जो है आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मौसम का है, इसलिए तुम इस रास्ते से जाना, नीम का पेड़ होगा, वहाँ पर गाय बैठी होगी और इस तरह का जो आचार्य क्लासेस हैं वहाँ का बोर्ड लगा होगा, या इस तरह के वीडियोस चल रहे होंगे। इन वीडियोस में तुम्हें साइकोलॉजी कोई मैडम पढ़ा रही हैं, वहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा एक साइन बोर्ड, उसके उधर से मुड़ जाना तो एक सत्य चेतन किराने की दुकान आएगी, उसके बाद तुम्हें घाना पक्षी अभ्यारण्य दिखाई देगा। क्या ऐसा होता है? किसी ने उनको इसका रास्ता नहीं बताया, फिर भी उनको ज्ञात है। ये उनकी मूल प्रवृत्ति है कि कैसे इतने हजारों मील का सफर वो तय कर लेते हैं और भरतपुर में आ जाते हैं। तो कैसे हुआ ये? दैट इज कॉल्ड मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ पर भी ये इनेट स्कीमा है, मूल प्रवृत्ति है, जन्मजात है, अर्जित नहीं है, जन्मजात है, इनेट स्कीमा है। ये सूचनाओं के पैकेट ऑलरेडी बच्चे के माइंड में है। क्या? कि वातावरण के प्रति जब भी कोई संवेदना होती है, जब भी कोई उद्दीपक होता है, तो उसके प्रति अनुक्रिया करनी है। एंड दैट इज कंप्लीटली अ रिफ्लेक्स एक्शन, that is completely automatic in nature and that is called innate schema। बात समझ में आ रही है? तो ये innate schema वाला पॉइंट आपको याद रखना है। संवेदीय पेशी मतलब होता क्या है? संवेदी यानी कि संवेदनाएं, और संवेदनाएं जो हैं, जैसे ही संवेदनाएं आई तो पेशी है, पेशी यानी कि मांसपेशी। तो मांसपेशी एक्टिविटी से, शारीरिक क्रिया द्वारा आपने उस संवेदना का रिस्पॉन्ड किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही बाहर आपने देखा कि इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है, इंडिया हंट टैलेंट, ऐसा कुछ प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम में एक बच्ची कह रही है कि मेरे माता पिता जो है वो मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं गुम हो गई थी कुंभ के मेले में, उसके बाद में मैंने संगीत साधना शुरू करी, यहाँ पर मेरे गुरुजी कोई भी नहीं है, मैंने ये सेल्फ सारा ट्रेनिंग की है और संगीत साधना के बाद मैं बड़े संघर्ष करके इस प्लेटफॉर्म पर पहुँची हूँ। तो अगर ये चीज़ वो कहती है तो सामने वाले दर्शक जो हैं
वो उसकी ये ऑटोबायोग्राफी सुनकर क्या हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं। इमोशनल यानी कि संवेदना। और जैसे ही संवेदना महसूस होगी कि हाय इस लड़की ने कितना संघर्ष किया है और उसके बाद ये इंडियाज गॉट टैलेंट तक पहुंची है, तो अनायास ही ऑडियंस की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। सो व्हाट इज दैट, संवेदना। और संवेदना का रिस्पॉन्ड कैसे हुआ, मस्कुलर एक्टिविटीज से हुआ। आई इज बेसिकली अ मसल, आई मसल जिसको हम कहते हैं, आंख मसलना नहीं है, मसल इंग्लिश का वर्ड MUSCLE, तो आंख मसलना नहीं है, यहाँ पर मसल नहीं देंगे, उसको क्रश नहीं कर देंगे। आई मसल इज बेसिकली अ मसल। और उस पेशीय अनुक्रिया का हमने उत्तर दिया। जैसे ही हमने उसकी बात सुनी, संवेदना हुई, दुख महसूस हुआ कि उसने कितना संघर्ष किया है और उसके बाद आंखों में से आंसू आ गए। सो दैट इज द रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। और ये रिस्पॉन्ड कब होगा, संवेदना के बाद होगा, सेंसेशन के बाद होगा। ऐसा नहीं होता कि सड़क पे कोई लड़की जा रही है और हमें उसके बारे में इंट्यूशन हो गया, एक सिक्स सेंस डेवलप हो गया कि अरे इसने कितना संघर्ष किया है, इसके पास पैसे नहीं है, ये परेशान हो रही है, और हमें इसके बारे में ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल गया और रोना आ गया। ऐसे नहीं होता, पहले संवेदना होगी, पहले वो लड़की अपने बारे में डिस्कस कर रही है, उसके बारे में जानकर हमें बहुत दुख का अनुभव हुआ और उसके बाद में हमने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने आंसू छलका कर। एंड दैट इज वेरी ऑटोमेटिक, राइट, बहुत ही ऑटोमेटिक है वो। और उस ऑटोमेटिक को हम कहेंगे इंसान की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, दैट इज द इनेट स्कीमा। ऐसा नहीं कि उसके संघर्ष की कहानी सुनकर हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, हम कपिल शर्मा के शो में जितना हंसते हैं वैसे ही हम हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। अरे वाह, इसके पास खाने की रोटी नहीं थी, अरे गजब। अब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे कि अरे उन्होंने घास की रोटी खाई, उनकी बच्ची ने खाई, सो सच अ ब्यूटीफुल सीन, वाह मज़ा आ गया, घास की रोटी कितनी अच्छी लगती होगी, पालक जैसा ही टेस्ट आता होगा। तो ऐसे हम उन पर हंसी नहीं उड़ाएंगे, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति होती है, इनेट स्कीमा होता है कि देखकर दुख जाहिर होगा कि कितनी ज़्यादा परेशानियों में महाराणा प्रताप ने अपना संघर्ष जारी रखा। और हम देखो कोरोना में थोड़े से टाइम घर में रहना है, जिसमें ही हमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि कब ये कोरोना हट जाएगा और बाहर जाकर पानी पूरी खाएं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम संघर्ष करना नहीं जानते हैं। वी डोंट नो हाउ टू डू स्ट्रगल। यहाँ पर स्ट्रगल करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी आवश्यकता होती है किसी की, सो दैट इज कॉल्ड पेशेंस। तो वो पेशेंस आपको रखने होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, फिर देखिए ये सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। तो यहाँ पर ये इनेट स्कीमा बच्चे में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली होता है कि कोई भी उत्दीपक वातावरण में आता है तो वो उसे मांसपेशी शारीरिक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है, अनुक्रिया देता है, रेस्पॉन्ड देता है। गॉट इट। एक पॉइंट लास्ट और इसमें याद रखना है, क्या है वो पॉइंट, देखते हैं। अब यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में आपको याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। 3 से 4 माह के शिशु में, 3 से 4 महीने का, 0 से 2 की बात हो रही है अभी, 0 से 2 वर्ष पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था। अब इस अवस्था में क्या हो रहा है, 3 से 4 महीने का जो बच्चा है उसे क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई वस्तु अगर दिखाई दे रही है तभी तक उसका अस्तित्व है। जो वस्तु दिखाई दे रही है तभी तक उसका अस्तित्व है। जैसे ही वो वस्तु सामने से ओझल हो गई, दिखाई नहीं दे रही है, मिस्टर इंडिया हो गई, तो क्या होगा, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी कि वो वस्तु है ही नहीं। अगर हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो वस्तु, तब तक उसका अस्तित्व है, और जब वो आंखों से ओझिल हो जाती है, बोझिल हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है, तब उस वस्तु का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ऐसा किस अवस्था में माना जाता है? ऑप्शंस, संवेदी पेशी अवस्था, 3 से 4 महीने की अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, या उक्त सभी। उक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि 3 से 4 माह में शिशु क्या महसूस करता है कि कोई चीज उसके सामने है, उसका अस्तित्व भी तभी तक है। जैसे ही वो चीज उसके सामने से हटी, दुर्घटना घटी, यानी कि उस वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो मिस्टर इंडिया बन गया। क्या आपको लग नहीं रहा कि हिस्ट्री में हमने एक पढ़ा है चारवाक दर्शन, और चारवाक दर्शन की जो फिलॉसफी है वो भी यही है। साइकोलॉजी का उद्भव कहाँ से हुआ है? दर्शन शास्त्र से माना जाता है।
तो अब यहाँ पर हम दर्शन शास्त्र का तड़का लगाते हैं कि चार्वाक दर्शन, षट दर्शन में जो बातें कही गई है, चार्वाक दर्शन उसका बिल्कुल विपरीत है। चार्वाक दर्शन में कहा गया है जो कुछ चीज, जो कोई वस्तु सामने दिखाई दे रही है तभी उसका अस्तित्व है। मरने के बाद की फिलॉसफी झाड़ना बेकार है कि मेरे जो ये रिलेटिव्स हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है, अब ये स्वर्गवासी हो चुके हैं। आपको कैसे पता कि ये स्वर्गवासी है कि नरकवासी? आपने तो जाके नहीं देखा, आपकी तो मृत्यु तो नहीं हुई है, तो आपको कैसे पता? तो यहाँ पर मरणोपरांत जो बातें होती हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बेकार है, निरर्थक है, व्यर्थ है। हमेशा अपने जीवन में हंसो, खेलो, खाओ, पियो, इवन उधार लेके भी अगर घी पीना पड़े तो आराम से आनंद की अनुभूति करो, टेंशन नहीं लेने का। वाई टेंशन इज हियर, नो टेंशन एंड नो फियर बिकॉज आई एम हियर। इस तरह की फिलॉसफी जो है वो चार्वाक दर्शन में मानी जाती है। तो उसी तरह से 3 से 4 महीने के बच्चे में ये अनुभूति नहीं हो पाती, इतना तार्किक चिंतन वो नहीं कर पाता कि वस्तु सामने नहीं है तो भी उसका अस्तित्व है। लेकिन होता क्या है, इसी अवस्था में जब वो 7 से 8 माह का हो जाता है तब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वस्तु का अस्तित्व सदैव बना रहता है, चाहे वस्तु सामने हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो हमेशा बना रहता है। अगर कोई झुंझुना उसको बताया जा रहा है तब भी है, और झुंझुना उसके आंखों के सामने से हटा दिया है तब भी झुंझुनू जो है वो एक जिला रहेगा राजस्थान का। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की बात उसे पता लग जाती है। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 महीने के शिशु को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। अब वस्तु स्थायित्व न देकर अगर एग्जाम में ऑब्जेक्ट परमानेंस दे दें तो हमारे तो होश उड़ जाएंगे। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट परमानेंस? बिल्कुल नहीं उड़ेंगे, क्योंकि हमने वीडियो में सीख रखा है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान बच्चे को कब होगा? 7 से 8 महीने में हो जाता है। बॉर्नविटा का ऐड, क्या आप जानते हैं बच्चे का मस्तिष्क का विकास 4 से 5 वर्ष की उम्र में पूरा हो जाता है? ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? सिगमंड फ्रायड। अभी किसकी बात हो रही है? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने बताया कि 7 से 8 वर्ष की अवस्था में, कहाँ से थे जीन पियाजे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्याज की बदबू नहीं है। पियाजे, प्याज है लेकिन प्याज की बदबू नहीं है, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर 7 से 8 महीने में ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला फील जो है वो उसमें आ जाता है। फील गुड फैक्टर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। तो इस सेगमेंट से रिलेटेड, संवेदीय पेशीय अवस्थाओं से रिलेटेड आपको इतनी ही बातें याद रखनी है। संवेदीय पेशीय अवस्थाओं का वर्ष क्या है? जन्म से 2 वर्ष। सेकेंड पॉइंट, इनेट स्कीमा क्या होता है? जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं भौतिक वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने की, उन्हें इनेट स्कीमा कहा जाता है, जो शिशु में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ये डेवलप होके आता है। उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। 3 से 4 महीने में बच्चे को लगता है कि अगर वस्तु सामने है तो उसका अस्तित्व है, सामने नहीं है तो अस्तित्व नहीं है। लेकिन 7 से 8 महीने में उसको रियलाइज हो जाता है कि वस्तु स्थायित्व होता है, सामने और पीछे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अस्तित्व, उसका स्थायित्व सदैव बना रहता है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस इन इंग्लिश। बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेगमेंट पर बढ़ें। इसके आगे का सेगमेंट कौन सा था? 2 से 7 वर्ष की अवस्था। अब ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो हमने देखी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम इंग्लिश में लिख के ही देखेंगे। नहीं, पूरा स्टफ इंग्लिश में नहीं लिख रही मैं, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था सेंसरी मोटर स्टेज, वैसे ही सेकेंड सेगमेंट हम लिखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से 7 वर्ष। अब इसमें क्या क्या होता है वो हमें देखना है। अब देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें क्या क्या सीखना है। पहले हमने सीखा था सेंसरी मोटर स्टेज, अब हम सेकंड स्टेज देख रहे हैं। सेकंड स्टेज में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन से पॉइंट्स हैं? तो इन पॉइंट्स में आपको मुख्य बातें क्या क्या याद रखनी है वो मैं बता रही हूँ। हालांकि सारे ही मुख्य पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको हमें समझना है। ये एक साथ मैंने ऐसे इसलिए लिख दिए ताकि आपकी आंखों के सामने एक बार ये बिंब बनेगा तो उसके बाद में बिंब जो है वो एग्जाम तक रहेगा और आपको ये चीज़ें एक साथ याद रखनी है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है।
तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है इसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको क्या याद होना चाहिए कि इसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किसका विकास प्रारंभ हो जाता है? भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चा 2 से 7 साल की उम्र का ये जो अवस्था है इसमें भाषा का अर्जन करता ही करता है। ठीक है, आपने देखा कि बच्चा धीरे धीरे जो मम्मम बोल रहा था वो धीरे धीरे अब पानी बोलने लगा है, वो धीरे धीरे अब पापा बोलने लगा है, मम्मा 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 करके मम्मी बोलने लगा है। तो ये क्या है? ये भाषा का अर्जन स्टार्ट हो चुका है। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अवस्था में भाषा का अर्जन प्रारंभ हो जाता है, सत्य या असत्य? तो यहाँ पर यह कथन पूर्णतया सत्य है। सेकेंड पॉइंट देखें, इसमें मैजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो जादुई चिंतन होता है ये कैसा होता है? सृजनात्मक बिल्कुल भी नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें किसी नई चीज का सृजन नहीं होता, केवल काल्पनिक चिंतन होता है जो कि जादुई चिंतन जैसा होता है। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन बच्चे एकालाप करते हैं, मोनोलॉग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब उनको क्या आ गया है? भाषा उन्होंने सीख ली है, भाषा का अर्जन प्रारंभ हो चुका है। तो जैसे ही भाषा का अर्जन प्रारंभ हो जाएगा वो क्या करने लगते हैं? ये क्वेश्चन आपका बनता है। वो मोनोलॉग करने लगते हैं, एक आलाप करने लगते हैं, यानी कि कोई सामने वाला उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, फिर भी वो अपने आप में मग्न है, मस्त मगन, वो वाला जो गाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन कपूर का जो गाना है मस्त मगन, वो ये बच्चों पर लागू होता है कि ये जो बच्चे हैं ये पूरी तरह से मस्त मगन हो चुके हैं और एकालाप शुरू कर देते हैं। व्हाट इज दैट एकालाप? अपोजिट ऑफ डायलॉग। डायलॉग में 2 लोग हैं और मोनोलॉग में एक ही मोनाको बिस्किट है, और वो मोनाको बिस्किट है बच्चा। बच्चा अपनी माँ के साथ बस में ट्रेवल कर रहा है और उसने बैग में से टूथपेस्ट का डब्बा निकाला और उस डब्बे के साथ खेलने लगा, और खेलने के दौरान उसने उस डब्बे को क्या मान लिया? कार मान लिया, और कार मानकर वो अपने आप को ड्राइवर मान रहा है और खुद ही मोनोलॉग कर रहा है कि यहाँ पर ये कार इस जगह रुकेगी, और किसी यात्री को अगर उतरना है, किसी आदमी को उतरना है, चाय पीनी है तो उतर जाओ, फिर ये बस आगे जा रही है। इस तरह से वो अपने आप में ही वो जो ये है मोनोलॉग करता रहता है। उसकी माँ फ़ोन पे इंस्टाग्राम में लगी हुई है और जो बच्चा है वो टूथपेस्ट के डब्बे से क्या कर रहा है? खेलना उसने शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे लगी है तो कोई काम नहीं हो सकता है, उनके प्रोफेशन में कोई काम हो। आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते? जो माता जी जो इंस्टाग्राम पर लगी हुई है उसमें कुछ काम हो सकता है, इस वजह से वो इसमें बिजी हों। बाकी माँ से ज़्यादा ध्यान बच्चे का कोई नहीं रखता। कौन से ऐड में आया है? कोलगेट ऐड में ही आया है। आपने देखा होगा कोलगेट के ऐड में हमेशा मात्र सत्तात्मक शक्ति का परिचय कराया जाता है ताकि लोग इमोशनल हो जाएं और कोलगेट टूथपेस्ट ही खरीदें। मैं अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी रक्षा करूं। इसीलिए मैं यूज़ करती हूं कोलगेट टूथपेस्ट अपने लिए और अपने परिवार के लिए। इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आपको बताए जाते हैं। वो क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि जब भी इमोशनल फैक्टर आता है, जब भी माँ से संबंधित बात आती है, तो सभी लोग उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो बच्चा है ये कोलगेट के डब्बे को गाड़ी बनाकर बस में खेल रहा है, जबकि वो ऑलरेडी खुद बस में है, लेकिन कोलगेट के डब्बे को गाड़ी बनाकर खेल रहा है और खुद ही क्या कर रहा है? मोनोलॉग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भाषा का अर्जन करना सीख लिया है। तो अब वो अपनी ही भाषा में कुछ शब्द सही, कुछ गलत, ये सब मिक्सअप करते हुए मोनोलॉग करना शुरू कर देता है। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? भाषा का विकास इनके प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखें, इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहा जाता है? ये भी मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ क्योंकि इससे हमारी समझ विकसित होती है। क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हमारी समझ विकसित होती है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति हम में डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चों के मानसिक रूपांतरण में कमी पाई जाती है।
इस अवस्था को प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे बच्चों में क्या होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के मानसिक रूपांतरण में कमी पाई जाती है। अब भी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने 2 बार ये लाइन पढ़ ली लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चों के मानसिक रूपांतरण में कमी पाई जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या हुआ? तो यहाँ पर हमें पहले समझना होगा कि संक्रिया मतलब क्या। संक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। संक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्रिया को हम कहते हैं ऑपरेशन। और ऑपरेशन वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश से नहीं, ऑपरेशन वर्ड लिया गया है मैथ्स से। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको हम कहते हैं उसी को हिंदी में संक्रिया कहा गया है। तो ये संक्रिया, ये ऑपरेशंस जो कि मूलतः गणित का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि अंकों के बीच में जोड़ने घटाने वाले ऐसे चिन्ह जिनसे 2 अंकों के मध्य जो अंतर संबंध स्थापित किया जाता है और जिससे इन दोनों अंकों का संबंध हमें समझ में आए, उसे हम कहते हैं ऑपरेशंस। यहाँ पर देखिए 5 और 2 क्या है? ऑपरेंड्स कहा जाता है इनको गणित की भाषा में। और ये जो प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, ये क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं, इनको ऑपरेशन कहा जाता है। और ये ऑपरेशन मतलब यहाँ पर क्या कि 5 और 2 में एक अंतर संबंध पाया जा रहा है, एक अंतर क्रिया पाई जा रही है। इन दोनों का को रिलेशन है कि 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, प्लस करेंगे तो 7 होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो इस तरह से ये जो शब्द लिया गया है संक्रिया, ये गणित से लिया गया है। और गणित यानी कि गणित में ऑपरेशन यानी कि 2 अंकों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने के लिए जो गुणा, भाग और दूसरे चिन्ह जो हैं वो प्रयोग में लिए जाते हैं, उसे ऑपरेशंस कहा जाता है। अब हमारे साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या हुआ? गणित में तो इसका मतलब हो गया ऑपरेशंस, और साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी में इसका मतलब हुआ कि ये जो वातावरण है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो वर्ल्ड है और ये जो हमारा माइंड है, इन दोनों के बीच में भी तो क्या होता है? इंटरैक्शन। इन दोनों के बीच में भी क्या होता है? अंतर संबंध। और इसी इंटरैक्शन और अंतर क्रिया के माध्यम से स्कीमा का निर्माण होता है। जो स्कीमा जानकारी का जो निर्माण हो रहा है वह कहाँ से हुआ है? बाह्य वातावरण से ही तो हुआ है। From all the world you receive this stimulus and then some information is created in your mind. तो यहाँ पर मस्तिष्क और वातावरण के बीच अंतरक्रिया हुई और अंतरक्रिया होने के बाद कुछ स्कीमा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस अंतरक्रिया को हमने क्या कहा? जीन पियाजे ने क्या कहा? संक्रिया कहा। क्योंकि इसी अंतरक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? कुछ न कुछ नई चीज़ों का सृजन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन कैसे आएगा? बच्चे के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे आएगा? जब वो वातावरण और उसका मस्तिष्क ये दोनों संक्रिया करेंगे, इन दोनों में ऑपरेशन होगा, इन दोनों में गुणा, भाग और जोड़ होगा, तब इनको पता चलेगा कि एक नया दृष्टिकोण विकसित हो चुका है। पहले आपका नजरिया कुछ और था और अब आपका दृष्टिकोण विकसित होने के बाद आपका नजरिया कुछ और है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद कोका कोला का ऐड किया करते थे, लेकिन अब उनका नजरिया बदल चुका है और अब वो कोका कोला को मना करते हैं कि इसको नहीं पीना चाहिए, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ एंड वी शुड इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड रिप्लेस इट थ्रू अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड वाटर। तो यहाँ पर उनके नज़रिए का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर भी बच्चे के माइंड में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कैसे होगा? किसके बाद होगा? वो वातावरण से संक्रिया करने के बाद होगा। whenever this operation will take process will execute, whenever this operation will take place, तब ये चीज़ें होंगी कि मस्तिष्क में हमारे क्या धारणा है, वातावरण में क्या बातें हैं, इन दोनों का इंटरैक्शन हुआ, इन दोनों की संक्रिया हुई और संक्रिया होने के फलस्वरूप हमारे मानसिक रूप में जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन किसके फलस्वरूप था? संक्रिया के फलस्वरूप था। इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज ऑपरेशंस टुक प्लेस, that's why this mind has changed its angle of perception। तो यहाँ पर
ये वातावरण और माइंड के बीच में संक्रिया होती है, और संक्रिया मतलब ऑपरेशन होता है, जो कि गणित का शब्द है, और गणित के शब्द में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। वो मैं आपको बहुत बेसिक में बता रही हूँ। तो इसमें ये ऑपरेशंस क्या काम करते हैं, दो अंकों के मध्य संक्रिया का काम करते हैं, दो अंकों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं संक्रिया। यहाँ पर हमारे माइंड में दो अंक नहीं है, अब हमारा एक तरफ माइंड है और दूसरी तरफ वातावरण है। इन दोनों में संक्रिया होगी तो क्या कोई संबंध विकसित नहीं होगा, क्या कोई अंतर संबंध से एक नया दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जो ये नया परसेप्शन आपने डेवलप किया है, इसी को हम कहते हैं ऑपरेशंस। लेकिन इस अवस्था में हमने लिखा है क्या, कि बच्चे का प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के मानसिक परिपक्वता नहीं पाई जाती, बच्चे में मानसिक क्षमता जो होती है वो उस लेवल पर नहीं होती है जिस लेवल पर संक्रियात्मक रूप से चाहिए। ठीक है, भाषा का अर्जन तो हो रहा है, मोनोलॉग तो वो कर रहा है, लेकिन वातावरण के साथ संक्रिया करके वो एक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाता है। ये कथन सत्य है कि असत्य है? बिल्कुल सत्य है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताया है कि बच्चा इस अवस्था में इतना समर्थ नहीं होता कि वो वातावरण के साथ संक्रिया करके कुछ नया सृजन कर पाए या अपने मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सके। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको ये पॉइंट और याद रखने हैं कि पियाजे के अनुसार संक्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं। जो मैंने अभी समझाया वही इसका रिपीटेशन है कि जो संक्रियाएं हैं, ये ऑपरेशंस हैं, ये क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं जो संसार के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को पुनर्संगठित करती हैं। पुनर्संगठन याद रखना है आपको, पुनर्संगठन। मैं क्या सोचता हूं, इस संसार में वास्तविक धारणा क्या है, उन दोनों की संक्रिया हुई, इट वॉज ऑपरेटेड एंड देन कंक्लूजन वॉज दिस दैट एटसेट्रा। तो यहाँ पर निष्कर्ष स्वरूप जो बातें आपको समझ में आएगी वो क्या होंगी? वो पुनर्संगठन होगा। तो यहाँ पर मानसिक क्रियाएं जो संसार के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को विकसित करती हैं, पुनर्संगठित करती हैं, इन्हीं को संक्रिया कहा जाता है। जैसे बचपन में सिखाया जाता है कि विश्वास करना चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें सब पर बिलीव करना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लेकिन जब वास्तविक भौतिक जगत में आकर, संसार में आकर हमें धोखे प्राप्त होते हैं, हम हाथ धोके खाते हैं लेकिन फिर भी हमें धोखे प्राप्त होते हैं, क्योंकि हाथ धोके खा ही नहीं सकते, हम हाथ धोके खाना खाते हैं। हाथ अगर धोके खा लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम खाना किससे खाएंगे? तो ये जब अविश्वास की अनुभूति हमें होती है, कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हम कबीर सिंह बन जाते हैं, तो इन बैड एक्सपीरियंसेस से हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि हमारे माइंड में हम तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा हमारा दृष्टिकोण था, हम तो कुछ और ही सोचते थे, लेकिन यहाँ पर इस संसार ने हमें सिखा दिया कि हमारा सोचना गलत था। संक्रिया हुई और संक्रिया के बाद एक दूसरा निष्कर्ष निकला कि कैसे हमें समाज में बिहेव करना चाहिए। राइट? कह रखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने उधार दिया अब वो सामने वाला वापस पैसे ही नहीं लौटा रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या कंक्लूजन डेवलप किया कि यहाँ पर उधार देना, किसी की मदद करना, साथ देना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी मदद करनी चाहिए, लेकिन हर किसी को उधार दे देना और मदद करने से हमें ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये संक्रिया हुई भौतिक वातावरण से और उसके बाद में हमने निष्कर्ष निकाले, एंड दैट निष्कर्ष इज कॉल्ड पुनर्संगठन। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण में वापस पुनर्संगठन होता है कि नहीं, जो भौतिक वातावरण है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मैं जो सोचता हूँ जरूरी नहीं है वही अच्छा हो, क्योंकि हम जो सोचते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या अच्छा लगता है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। संक्रिया में तो ये सब चीजें होगी, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये सब चीजों का अभाव पाया जाएगा। देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन दिस स्टेज। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको एक टर्म मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जीववाद या एनिमिज्म। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय जीववाद या एनिमिज्म। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं में ही सजीव चिंतन करना ये बच्चों की आदत होती है, जिसको हमने कहा है एनिमिज्म या जीववाद।
यानी कि उसकी बर्थडे पर उसको कोई टेडी बियर गिफ्ट में मिला है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, बच्चा 5 साल का है, उसको टेडी बियर गिफ्ट में मिला है। अब आपको पता है कि ये क्या करेगा, वो कोलगेट का डब्बा बना के, गाड़ी बना के मोनोलॉग तो कर ही रहा है, प्लस इसको ये जो टेडी बियर मिला है, ये उस टेडी बियर के साथ क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। अब सामने वाला कौन है, निर्जीव है, इट इज़ अ टॉय, लेकिन यहाँ पर वो टेडी बियर से बातें कर रहा है और एक तरह की इंटीमेसी, घनिष्ठता डेवलप कर लेता है, एज इफ द टेडी बियर इज़ अ फ्रेंड ऑफ दैट चाइल्ड। वो बच्चा ये मानने लगता है कि ये टेडी बियर, जैसे गणेशा को कहते हैं ना, गणेशा की मूर्ति एक पिक्चर में आई थी जिसमें उसने बोल दिया, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। तो यहाँ पर ये तो ईश्वर है, ईश्वर की कल्पना ऐसे की जा सकती है जैसे मीराबाई ने की थी, और फिर वो अंततः विलीन भी हो गई थी रणछोड़ दास की मूर्ति में। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है, आध्यात्म या भक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है खिलौनों की, ठीक है। अब ये खिलौने जो इनको गिफ्ट में मिले हैं, टेडी बियर जो बर्थडे में मिला है, इस टेडी बियर से आप बातें कर रहे हैं, और अक्सर अपने परिवारजनों को भी बच्चा कहता है कि पहले टेडी बियर खाना खाएगा फिर मैं खाना खाऊंगा, पहले इसको सुलाना फिर मैं सोऊंगा, वरना मुझे नींद नहीं आएगी, पहले इसको सुला दो, टेडी बियर भी मेरे साथ घूमने चलेगा। अब उसको आप चद्दर उड़ाएंगे टेडी बियर को, तो फिर वो बच्चा चद्दर उड़ेगा। सो व्हाट इज दैट, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एनिमिज्म या जीववाद। वो कब होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ईगोसेंट्रिसिज्म डेवलप हो जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। व्हाट इज दैट ईगोसेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रीकरण, यानी कि ये जो माँ बाप हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे, माँ बाप सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, एक ईगो डेवलप कर लेते हैं, आत्म केंद्रीकरण डेवलप कर लेते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है, ये माँ बाप सिर्फ मेरे ही हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे ही माँ बाप हैं, और उससे रिलेटेड सारी संकल्पनाओं का आप निर्माण करने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिसिज्म। ये बच्चा कब करता है, 7 वर्ष की अवस्था तक ईगोसेंट्रिसिज्म का भाव उसमें रहता है। फिर हम आगे बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज दैट, दैट इज चिंतन जो है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल को हम कहते हैं अनउत्क्रमणीय, ठीक है। अनउत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। जो बच्चे का चिंतन होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, जो बच्चा चिंतन करता है वो चिंतन कैसा होता है, पूर्णतया अनउत्क्रमणीय होता है। और इस अनउत्क्रमणीय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। So the thoughts and the perceptions and all the informations related to this stage is what? Irreversible. ये अनउत्क्रमणीय होती है, irreversible होती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे। इस अवस्था में बच्चे का चिंतन irreversible होता है, यानी कि अनउत्क्रमणीय का सिद्धांत अपलटावी सिद्धांत। अपलटावी सिद्धांत क्या होता है कि बच्चे को अगर 2 से 7 वर्ष के बीच में ये सिखाया जाए कि 4 2 8 होता है, तो वो ये नहीं कर पाएगा कि 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे के, ये लक्षण होते हैं जब वो इस अवस्था में होता है। वो कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कि उसमें ये लक्षण पाया जाता है कि वो इरिवर्सिबल वाले फॉर्मूले पर चलता है, यानी कि अनउत्क्रमणीय सिद्धांत पर चलता है, अपलटावी वाला सिद्धांत फॉलो करता है कि अगर उसको एक बात ये बता दी गई है कि 4 2 8 होता है, तो वो 8 डिवाइडेड बाय 2 के परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट आएगा वो ये ज्ञात नहीं कर पाता। तो ये अवस्था कौन सी अवस्था में देखी जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इरिवर्सिबल स्टेज। और उसमें संरक्षण की कमी होती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। और ये संरक्षण की कमी क्या होती है कि आपने कटोरे में पानी रखा और आपने एक लंबे फ्लास्क में पानी रखा, तो यहाँ पर कटोरे में पानी उसको कम लग रहा है और फ्लास्क में, इतनी लंबी ग्लास में पानी उसको ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर ये पानी कम लग रहा है और यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, जबकि जो पानी है उसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो सेम है। लेकिन बच्चा ये ज्ञात करने में असमर्थ है कि कटोरे में भी पानी उतना ही है और ग्लास में भी पानी उतना ही है। तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के नियम की कमी उस बच्चे में पाई जाती है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि कटोरे में पानी रखने पर उसको कम लग रहा है, ग्लास में पानी रखने पर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो इस चीज़ का एहसास ही नहीं कर पा रहा कि पानी उतना का उतना ही है। ये वेसल की वजह से, ये इस पात्र की वजह से कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब तक इस पानी के वॉल्यूम में
इसके लीटर्स में कोई चेंज नहीं किया जाएगा तब तक इसका जो वॉल्यूम है वो उतनी की उतनी रहेगी। ये बच्चा समझ नहीं पाता है। कौन सी स्टेज में? लैक ऑफ कंजर्वेशन स्टेज इज देयर। संरक्षण का नियम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो फॉलो नहीं कर पाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन साइंस में अलग बात है, लैक ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर है। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या है? संरक्षण के नियम की कमी महसूस करता है। वो ये नहीं बता पाता कि कटोरे में पानी कम है और ग्लास में पानी उसको ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है, वो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने एक ही टॉपिक से पढ़ी, दैट इज व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू योर प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि इसके आगे वाला सेगमेंट जो थर्ड सेगमेंट है, 7 to 11 वाली जो कंडीशन है, उसमें हमें क्या क्या जानना है। आज ही देखते हैं थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है। तो थर्ड स्टेज में भी हमें कुछ बिंदु याद रखने हैं। वो बिंदु कौन से हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको देखना है कि केवल मूर्त वस्तुओं पर मानसिक संक्रिया करते हैं। बच्चे इस अवस्था में केवल और केवल जो संक्रिया करेंगे उसका दायरा अत्यंत संकुचित होगा, अत्यंत सीमित होगा। कहाँ तक? केवल मूर्त वस्तुओं पर ही वो संक्रिया कर पाएंगे, अदरवाइज अमूर्त वस्तुओं पर संक्रिया करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। कौन सी अवस्था में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड पॉइंट देखें, परंतु वस्तुओं को न देकर केवल शाब्दिक कथन हो तो मानसिक क्रिया नहीं होती। अगर वस्तुओं को मूर्त रूप न दिया जाए, ठीक है, वस्तुओं का मूर्त रूप न देकर उनसे क्या पूछ लिया जाए? शाब्दिक कथन पूछ लिया जाए, तो वो इसके प्रति मानसिक क्रिया नहीं कर पाएंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो मूर्त है, जो कंक्रीट है, उसको तो वो देख पा रहे और उसकी व्याख्या कर पा रहे हैं, उसकी संक्रिया दे पा रहे, लेकिन जैसे ही शाब्दिक कथन के रूप में उन मूर्त वस्तुओं को ही शाब्दिक कथन के रूप में अगर पूछ लिया जाता है तो उसके प्रति वो मानसिक संक्रिया या क्रिया नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि जैसे ये हमारा विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान है, ठीक है, काजू की कतली है, तो अब इस विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान में हमारा क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में कि सूर्य की किरणें आपकी सबसे ज्यादा तिरछी कहां पर पड़ेगी? तिरछी नजर। तो सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी जो है वो गंगानगर पर पड़ती है। ये मूर्त रूप है, मैं बता रही हूँ मैप में बच्चों को, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सब सर्वाधिक तिरछापन उसका कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। बात समझ में आ गई? मैंने मैप से बता दिया, उन्होंने भी आंसर दे दिया, एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन उसी चीज को मैंने अगर ऐसे किया कि ये मैप हटा दिया, राइट, इस मैप को मैंने हटा दिया और फिर मैंने बच्चों से पूछा, किस रूप में पूछा? मैंने उनसे शाब्दिक कथन के रूप में पूछा। मैप नहीं बता रही हूं मैं कि सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन कहां होता है? गंगानगर में। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम आस्किंग देम इन दी स्टेटमेंट फॉर्मेट। शाब्दिक कथन के रूप में मैं उनसे कुछ पूछ रही हूं, और जब मैंने उनसे शाब्दिक कथन के रूप में ये पूछा कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहां होता है, अब वो जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि मूर्त चीजें जो उनको दिखाई दे रही हैं उनका जवाब तो वो दे पाएंगे, उस चीज को वो समझ पाएंगे कि मैडम ने मैप के थ्रू बताया था कि सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन जो है वो गंगानगर में पाया जाता है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट सूर्य का सीधापन बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाया जाएगा। ये वो समझने में इतना ज़्यादा सामर्थ्य और कैपेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको शाब्दिक कथन के रूप में दे दिया गया है, मूर्त वस्तुओं के रूप में नहीं दिया गया, मैप के थ्रू नहीं बताया गया। सिंपली दे आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट। शाब्दिक कथन दिया है तो उसमें वो समर्थ नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट देखें, इनके जो संप्रत्यय हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि पहले वाली अवस्था में दे वर लैगिंग बिहाइंड, वो अक्षम थे, अब इस वाली अवस्था में वो सक्षम बन जाएंगे। किसमें? संरक्षण का नियम। पहले लैक ऑफ कंजर्वेशन था इससे पहले वाली स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन अब संरक्षण का नियम उन्हें समझ में आ जाएगा।
वो संबंध स्थापित कर पाएंगे। जैसे हमने बताया ना, ऑपरेशन, संक्रिया, 2 अंकों के मध्य यूज होने वाले सिंबल्स जिससे 2 अंकों का या बहुत सारे अंकों का संबंध स्थापित किया जाता है, तो ये संबंध उनको समझ में आ जाएगा। उनको रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि 4 2 8 होता है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आंसर इसका होगा। ये चीज उनकी समझ विकसित हो जाती है कौन सी स्टेज में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये सारी क्षमता वो विकसित कर लेते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि मूर्त वस्तुओं के प्रति वो संक्रिया कर पाते हैं, लेकिन अगर उन्हें शाब्दिक कथन दे दिया जाए तो वो उसके लिए अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। इसकी नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? तो आपकी 4th स्टेज है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहले मूर्त वाली थी, अब अमूर्त हो गई। अब अमूर्त में क्या होगा? संप्रत्ययों के रूप में चिंतन, कॉन्सेप्ट्स का चिंतन शुरू हो जाएगा। उच्चतम संज्ञानात्मक अवस्था, ये जो अवस्था है सबसे टॉप मोस्ट अवस्था है, क्योंकि इसमें चिंतन कैसा स्टार्ट हो गया है? अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो चुका है। समस्या का समाधान, अब कोई व्यक्ति अगर समस्या का समाधान कर ले, हर बात का उसके पास सॉल्यूशन हो, दैट मीन्स ही और शी इज द बेस्ट पर्सोना। यहाँ पर साधु महाराज के पास आप जाएंगे, सदगुरु पास आप जाएंगे, योगीज के पास आप जाएंगे, तो उनके पास हर समस्या का समाधान है। हमें तो वो मुश्किल इतनी ज़्यादा जटिल लग रही है कि जीवन जीना दुश्वार हो रहा है, और वो लोग इन सारी समस्याओं का समाधान इजीली बता देते हैं। वैसे ही एक बच्चा जब इस अवस्था में आएगा, जो कि हमने बात की थी 11 से 12 वर्ष, तो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में हर समस्या का समाधान वो करने लगेगा। हर प्रश्न से संबंधित उसके पास सॉल्यूशन होंगे। वाई? बिकॉज उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुका है। गॉट इट? अब उसमें आगमन और निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। आगमनात्मक और निगमनात्मक, इन दोनों का चिंतन वो बड़ा आसानी से कर सकता है। आगमनात्मक क्या? यानी कि एग्जाम्पल से किसकी ओर? नियम की ओर। और निगमनात्मक नियम से एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पर निगमनात्मक में नी जो आ रहा है उसे आप याद रख सकते हैं, नियम से एग्जाम्पल की ओर। तो ये दोनों चिंतन बच्चा बहुत सहज रूप से कर पा रहा है, इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। और अगर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, दैट मीन्स द टीचिंग इज फ्रूटफुल, दैट मीन्स संज्ञानात्मक विकास उसका उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। दैट मीन्स ये जो थ्योरी बताई है जीन पियाजे ने, इसमें एनलाइटमेंट कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होगी? 4थी अवस्था में हो जाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें हो रही है। आप बाजार से कोई पैकेट लाते हैं तो उस पैकेट में क्या लिखा होता है? उस पैकेट में लिखा होता है शुगर, 0% शुगर, फिर राइट लगा रखा है। हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। विटामिन्स राइट लगा रखा है, मिनरल्स राइट लगा रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स राइट लगा रखा है। तो 4थी अवस्था में भी ये सारे राइट आएंगे। डिडक्टिव थिंकिंग राइट, इंडक्टिव थिंकिंग राइट, समस्या समाधान राइट, उच्चतम संज्ञानात्मक विकास राइट, संप्रत्ययों के रूप में चिंतन राइट, सारे राइट लगा रखे हैं। कोई भी बिस्किट के पैकेट पे आप देख लीजिए, इस तरह से विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, इन सब पे राइट लगा रखा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में भी ये सारे राइट आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अब हो चुका है। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग उनमें पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। सूरज, चांद, सितारा, आप जो बनाना चाहें इसके लिए बना लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले सेगमेंट का। इससे क्वेश्चन पुट अप होता है। व्हाट इज दैट? कि रिफ्लेक्सिव थिंकिंग बच्चे में पाई जा रही है। और रिफ्लेक्सिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, कांटा लगा, वो वाला गाना है, कांटा लगा और उसने पैर हटा लिया। तो ऐसी रिफ्लेक्सिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग यानी कि विचारशील चिंतन। इसको आप कैसे याद रखेंगे? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण में न्यायालय को यह अधिकार है कि वह स्वयं लिखे गए अपने फैसले, जो अभिलेख में उसने लिखे हैं, स्वयं के निर्णय जो उसने चिंतन किया था, फैसला लिया था, निर्णय लिया था, उसको वापस रीचेक करने के लिए सक्षम है। वापस वो रीचेक भी कर सकता है। अपने लिए गए निर्णयों का वो पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। उसी तरह से रिफ्लेक्सिव थिंकिंग बच्चों में पाई जाती है। एब्स्ट्रैक्ट
ऑपरेशनल स्टेज में। एंड व्हाट इज दैट रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, कि अपने खुद के लिए गए डिसीजन का फिर से इवैल्यूएशन वो बच्चा कर पाता है। अगेन इट कैन बी री इवैल्यूएटेड, ठीक है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो बच्चा स्वयं द्वारा लिए गए निर्णय, स्वयं द्वारा किया गया चिंतन, स्वयं द्वारा किए गए विचार, उन सभी को वो वापस पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, पुनर्निरीक्षण कर सकता है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव थिंकिंग। इसी को हम कहते हैं विचारशील चिंतन, ठीक। अब उसने इतना विचार किया कि वो पुनर्मूल्यांकन वाली स्टेज पे आ गया है। पहली स्टेज में तो वो केवल और केवल भौतिक वातावरण के प्रति अपनी शारीरिक क्रिया कर रहा था, और अब इतना बड़ा बॉस हो चुका है कि वो चिंतन की अवस्था में आ गया है, समाधान समस्या की अवस्था में आ गया है, और अपने ही विचारों का पुनर्मूल्यांकन करने का सामर्थ्य अब उसे प्राप्त हो चुका है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड विचारशील चिंतन। तो ये विचारशील चिंतन और रिफ्लेक्सिव थिंकिंग हमें कैसे याद रखनी है? विद द एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, विद द एग्जाम्पल ऑफ न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है? कि अपने ही निर्णयों पर पुनर्मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर ये अधिकार किसको है? न्यायालय को प्राप्त है, क्योंकि एक न्यायालय जो है वो अभिलेख रखता है, अपने सारे भी जितने उसके जो फैसले हुए हैं, जितने जो निर्णय हुए हैं, उनको रिकॉर्ड में रखता है। तो ये रिकॉर्ड में रखने के बाद ही भविष्य में भी जो निर्णय हैं वो उसी आधार पर लिए जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो जुडिशरी वाला सिस्टम है ये अपने आप में एग्जैक्टली परफेक्ट हो। तो ये इसके पास एक ऐसे अधिकार है कि ये खुद के लिए हुए डिसीजन को ही क्या करता है? खुद के लिए गए डिसीजन को ही ये वापस रीचेक कर सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव थिंकिंग इन साइकोलॉजी, which was used by Jean Piaget in the theory called cognitive development। तो आपको यहाँ तक की चर्चा, यहाँ तक का डिस्कशन कैसा लगा? मैं आपके लिए दिन प्रतिदिन जो भी वीडियोस ला रही हूँ उसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर रही हूँ, और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इतने प्रैक्टिकल हों कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। इसी को हम कहते हैं सहचार्य का सिद्धांत, एसोसिएटिव थियरी, कि दूसरे चीज़ों से, एग्जाम्पल से, इंडक्टिव मेथड से आपको ऐसे सिखाया जाए कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इन जटिल थियोरीज को, कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज को बहुत आसानी से समझ सके। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड दिस वीडियो हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।